है, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भारत की बात है में सबसे पहली और सबसे बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह है ज्ञानव्यापी में मिली शिवलिंग की तस्वीर, जिसे हिंदू पक्ष का दावा है। वो कह रहा है ये शिवलिंग है। ये जो आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखिए, ये जो आगे लगाया गया है इसी को चक्री कह रहे थे। दरअसल बताया गया कि यहां उनका दावा था कि यहां छेद किया गया, सेंटर पर छेद 63 सेंटीमीटर, यानी इसके अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया, यह दावा किया गया। और एक कट, 2, 3, 4 और 5 कट जो लगाए गए हैं, हिंदू पक्ष ने दावा किया। ये जो ऊपर आप कट देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस कट को इसको ऊपर से चिपकाया गया। उनका कहना है ये संगमरमर है जिसे ऊपर से चिपकाया गया है, और कहा गया कि ये इसमें छेद किया गया है। वो औजार भी मिला, मैंने आपको दिखाया था कि वो औजार भी मिला जिसके जरिए छेद किया गया, ये दावा किया गया। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे हिंदू पक्ष का कहना है ये वजूखाने के अंदर मौजूद था, और ये वजूखाने के अंदर मौजूद, इसके अंदर पानी भरा था। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जो गोला देख रहे हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ था पूरी तरह से। और उसके बाद जब पानी निकाला गया तो ये दिखाई दिया। उसके बाद चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। और मैं आपको बताऊं, अगली तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके अलावा दूसरी तस्वीर जरा दिखाइए। ये है दूसरी तस्वीर जिसे आप नजदीक से देख रहे थे, उसकी दूर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जिसे मुस्लिम पक्ष कह रहा था ये फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है ये शिवलिंग है। अब कोर्ट आगे की चीजें तय करेगी, लेकिन ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वजूखाने की तस्वीर है। पानी भरा हुआ है, देखिए पानी भरा हुआ एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर अंदर की है, ज्ञानव्यापी के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए ये जो खांचे बने हुए, ये काफी मोटे खांचे हैं। कहा गया ये संगमरमर को चिपकाया गया है इसे नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर से जरा पुरानी तस्वीर दिखाइए एक बार फिर से। जो दूसरी तस्वीर, जो इससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर दिखाइए। उस तस्वीर में आप देखेंगे कुछ क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, ये जो क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। फुल स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए इसको कि इसमें कुछ क्रैक्स हैं, क्या पेंट किया गया है, क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। आपकी टीवी पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये आप देखिए कि खांचा आपको नजर आ रहा है ये, और इसमें बाकायदा 1, 2, 3, 4, ये जो 5 कट आप देख रहे हैं, जिसने 5 अलग अलग टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। कहा गया कि ये संगमरमर है। ये जो देखिए नजदीक से अब आप देख पा रहे हैं, इसे शिवलिंग, हिंदू पक्ष का कहना है ये शिवलिंग है। शिवलिंग ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजूखाने के अंदर बाकायदा। अब आप समझिए कि अगर ये शिवलिंग है तो ऊपर से क्या, जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग में ये ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, क्या इसे अलग से चिपकाया गया, क्या इसे अलग से लगाया गया, क्या इसके अंदर जो छेद किया गया, जो दावा किया गया कि बाकायदा अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद है, क्या ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर से ही ड्रिल के जरिए छेद किया गया। दूर से देखिए जरा, ये पूरा जो हौज आपको नजर आ रहा है, इसी के अंदर पानी भरा हुआ था, इस हौज के अंदर पानी भरा था, जिस पानी को निकाला गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है, ये चलता है, उनका दावा ये है। लेकिन हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है ये शिवलिंग है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। और देखिए शिवलिंग में क्या पेंट किए गए, क्योंकि कुछ क्रैक्स आपको जो नजर आ रहे हैं, क्या पेंट किया गया है, जिसके बाद ये क्रैक्स दिख रहे हैं आपको दोनों चारों तरफ आपको जो नजर आ रहे हैं इस घेरे में। ये जो है ये ज्ञानव्यापी के वजूखाने के अंदर मौजूद जो हौज है उसके अंदर ये मौजूद था। और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन ये जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको टीवी पर, अगर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है, तो हिंदू पक्ष का दावा है अगर फव्वारा है तो ये आखिर चलता क्यों नहीं, इसके अंदर पूरा सिस्टम होगा। अगर फव्वारा है तो सिर्फ इतना नहीं हो सकता है कि शिवलिंग के आकार का हौज के भीतर कुछ बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये साबित करता है क्या ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है ये फव्वारा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके अंदर, इसके नीचे एक और तस्वीर देखिए आपकी टीवी पे, अगर एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंदर की एक और तस्वीर जिसे आप देखिए, जिसे और नजदीक से और ज्यादा क्लियर पिक्चर है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। इसके ऊपर चक्री रखी गई, ऐसा कहा गया, एक चक्री लगाई गई थी, वो चक्री अलग से बरामद हुई है। ये जो तस्वीरें हैं ये
ज्ञानव्यापी के अंदर की तस्वीरें, उस शिवलिंग की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा नजदीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर देखिए, पूरे अंदर जो उसकी गोलाई है, बताया गया ये स्वयंभू शिवलिंग है, विश्वेश्वर भगवान का शिवलिंग। और इसी मामले में कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हो रही है। लेकिन अब तस्वीर आपके सामने, तो अब आपको खुद तय करना है। अब देखिए, अब और नजदीक से जो क्लियर पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, छेद आपको नजर आ रहा होगा, वो सुराख, ये सुराख अब आपको साफ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए जरा, ये आप देख पा रहे हैं टीवी पर, जो शिवलिंग के ऊपर लगाया गया है, अलग से इसे क्या जोड़ा गया है, इसे जो लगाया गया अलग से, इसमें साफ सुराख नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस सुराख को ड्रिल के जरिए किया गया। ये बहुत गहरा नहीं, ये 63 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर कुछ डालकर देखा गया, सर्वे के दौरान कुछ डालकर देखा गया, तो 63 सेंटीमीटर अंदर गया है। रिपब्लिक पर आप एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको साफ साफ वो सुराख नजर आ रहा है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई है, तो छेड़छाड़ का पहला सबूत तो यही है जो आप देख रहे हैं टीवी पर, कि देखिए जरा, वो जो चक्री है वो नजर आ रही है आपको, एक सुराख नजर आ रहा है, एक छेद नजर आ रहा है, जो कहा गया कि ये छेद बाद में किया गया, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए इस छेद को किया गया। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। इसी बात पर विवाद है दोनों पक्षों में। लेकिन जब पानी निकाला गया उसके बाद ये सच सामने। एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, और ज्यादा क्लियर पिक्चर इस वक्त आपकी टेलीविजन पर है। इस तस्वीर में आप समझिए, अब आपको तय करना है कि हकीकत है क्या। ये देखिए, जिस वक्त ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जब पानी भरा हुआ उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा साफ तस्वीर है, शिवलिंग की तस्वीर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो वजू खाना है, वजू खाना देख रहे हैं आप, पीछे पानी आपको नजर आ रहा है वजू खाने में, और बीच में जो हौज है उसका पानी बाहर निकाला गया। और पानी बाहर निकाले जाने के बाद ये हकीकत सामने आई है। जरा दिखाइए, फिर से तस्वीरें दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से इसके साथ छेड़छाड़ की गई, वो तस्वीर जरा दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ था, उसके बाद ये देखिए, सबसे ज्यादा क्लियर पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये साफ नजर आ रहा है, इससे पहली वाली पिक्चर जरा दिखाइए। ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इसमें छेड़छाड़ की गई है। जिसमें ज्यादा साफ नजर आ रहा है, नजदीक से नजर आ रहा है पोर्शन, वो जरा दिखाइए। ये जो पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, यहां पर जो आपको सुराख नजर आ रहा है, ये छेद, क्या ये ड्रिल के जरिए किया गया? ये छेद क्या इसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया? क्या वो औजार जो मिला है उसी के जरिए इसमें छेद किया गया? ऊपर से मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाइल्स लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5, क्या इन 5 टाइल्स को ऊपर से सीमेंट के जरिए लगाया गया? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस दौरान सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें जो सामने आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसको पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये देखिए जरा, ये छेद जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इससे पानी निकलता था। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि इसमें जो सुराख है, ये एक फव्वारे का काम करता था। लेकिन इसके अंदर जो गहराई है इस छेद की, ये सिर्फ 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर की गहराई है। इसलिए इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं मौजूद था। ये देखिए, और नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा इस पिक्चर को लीजिए, ये आपको नजर आ रहा है। देखिए, आप ध्यान से देखिए किस तरह से, और नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 एरो के जरिए आप देखिए, 5 एरोज आप देख रहे हैं। इन 5 एरो के जरिए आप देखिए कि वो जिसे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, ये वही तस्वीर है। और उसके बाद इसके साथ जो छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है, ये इसी हिस्से पर छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। शिवलिंग में छेद नहीं होता, मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इसमें दरअसल ड्रिल के जरिए छेद किया गया है, इसलिए छेद हुआ है। इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसलिए छेद हुआ है। इसके ऊपर बाकायदा कुछ पत्थर जोड़े गए हैं, इसलिए क्योंकि इसकी पहचान छिपाई जा सके, इसलिए इसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ की गई है। तो यह तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, 5 एरो के जरिए मैं दिखा रहा हूं, ऊपर से हूबहू ऐसा ही दिखता है, यानी यही तस्वीर है, ऊपर से इस तरह से दिखता है। नीचे की जो गोलाई है, बताया गया ये और गहरा है। दावा यह है कि ये और गहरा है, संभव है और नीचे तक हो। इसलिए कहा गया कि नीचे जाकर तहखाने की भी जांच होनी चाहिए, तहखाने के अंदर क्या है।
इस तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है, ये शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा है। ये कहा गया, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है, लेकिन बड़ी चीज ये जो जानकार कह रहे हैं, उनका कहना है कि फव्वारा इस हौज के नीचे नहीं हो सकता है। अगर फव्वारा होगा तो वो पानी के ऊपर होगा। इसके अंदर अगर पानी भरा होगा तो पानी में ये पूरी तरह से डूब जाएगा। फव्वारा पानी के अंदर कभी डूबता नहीं है, पहली बड़ी बात है। अगर ये फव्वारा है तो फिर इसे पानी के ऊपर होना चाहिए था, इसलिए ये लॉजिक, ये बात यहां खारिज हो जाती है पूरी तरह से। देखिए अब इस तस्वीर को देखिए, अगर ये फव्वारा होता तो ये पानी के अंदर नहीं होता, यानी पूरा पानी, यहां अगर पानी भर दिया जाए तो पूरे पानी के अंदर ये डूब जाएगा। इसलिए ये फव्वारा नहीं है, क्योंकि अगर पानी भरा जाएगा तो ये पूरी तरह से डूब जाएगा। आपने आज तक कोई फव्वारा नहीं देखा होगा जो पानी के अंदर डूबा हुआ हो। फव्वारे हमेशा पानी के ऊपर होते हैं और पानी नीचे होता है, उसके बाद वो पानी को फेंकता है। ये देखिए जरा, अगर हिंदू पक्ष का कहना है दरअसल इसके साथ छेड़छाड़ इसलिए की गई जिससे जो है इसके स्वरूप को बदला जा सके, ये दिखने में जो है वैसा ना दिखे, ये फव्वारे जैसा दिखे, इसलिए बाकायदा इसके साथ ये छेड़छाड़ की गई। आप देखिए बाकायदा इसकी सफाई की गई, और ये जो आप देख रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसे क्यों लगाया गया ऊपर, ये मुस्लिम पक्ष नहीं बता पाया कि अगर क्या वजह है फव्वारे में इस तरह के निशान बनाने के पीछे क्या मकसद है। छेद हो सकता है, चलिए एक मान लिया, लेकिन फव्वारे में ऐसी कोई आकृति होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये बनाया गया। इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए क्या, एक नंबर। दूसरी बात ये कि अगर इस छेद से पानी निकलता है तो ये फिर कितना गहरा है, क्योंकि ये 63 सेंटीमीटर से ज्यादा नीचे गहरा नहीं था। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी वजूखाने की अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये एक वजूखाने के अंदर की तस्वीर, जहां लोग आते हैं। देखिए 30 नल, ये जो टैप लगे हुए नल, 30 नल लगे वजूखाने के अंदर, ये बताया गया। और लोग आकर यहां वजू करते थे। जो पानी भरा है ये आप देख रहे हैं, उसके बीच में, उसके सेंटर पर ये हौज मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस हौज के अंदर ये शिवलिंग मौजूद है जिससे पानी निकालकर, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। तस्वीर जरा क्लोज तस्वीर दिखाइए, उसकी नजदीकी पिक तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आकृति है, सर्वे रिपोर्ट में बाकायदा खुद विशाल सिंह जो कमिश्नर थे उन्होंने लिखा कि हिंदू पक्ष का दावा था अंदर जो हौज के अंदर जो आकृति मिली है वो शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। हिंदू पक्ष ने दावा किया, विशाल सिंह ने सर्वे रिपोर्ट में उस बात को लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये शिवलिंग नहीं, ये जो दिख रहा है ये फव्वारा है। अब नजदीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके आगे अब तक कोई जांच हुई नहीं है, अभी इसे संरक्षित रखा गया है। दरअसल ये है क्या, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को दिखाइए जरा। ये देखिए, ये जो मैं जिस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उस दौरान जिस वक्त यहां पर जिस वक्त सर्वे हो रहा था, उस दौरान भी यहां इसकी पहले तो वीडियोग्राफी की मनाही की गई, उसे रोक लगाने की बात की गई, लेकिन उस दौरान इस जगह पर, ये जो जगह है, यहां की बहुत ध्यान से इस बात की जांच हुई कि आखिर ये क्या है। और उस दौरान दोनों लोग आमने सामने भी थे कि इसकी तस्वीरें ना उतारी जाएं, ये किसी तरह से कैमरे में कैद ना हो, उस दौरान जब सर्वे हो रहा था तब। लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए, ये वो तस्वीर नहीं है, लेकिन ये उसी जगह की तस्वीर है, ये उसी हौज की तस्वीर है। और इस एरो के जरिए आप समझिए कि आखिर किस तरह से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये पहली बार तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक जो आपने शिवलिंग की तस्वीर देखी वो धुंधली थी, साफ नहीं थी, दूर की तस्वीर थी। सबसे नजदीक की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये वो शिवलिंग है जिसकी एक नजर पड़ने के बाद हर हर महादेव के नारे लगने लगे वहां वजूखाने में उस वक्त। और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हालात रहे होंगे उस वक्त। दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब आपको तय करना है ये फव्वारा है या शिवलिंग है। अब आपको देखकर तस्वीरों से अंदाजा लगाना है कि आखिर ये हकीकत में है क्या, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन आप से बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर ये तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं या कुछ और है, क्योंकि सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त इस तस्वीर के जरिए, इससे आपको बखूबी अंदाजा होगा कि आखिर ये है क्या। नजदीक से जरा ये देखिए जरा तस्वीर, ये जो कट लगे हुए हैं 5 कट,
इन 5 कट को लेकर भी बात की गई। एक और तस्वीर दिखाइए, ये बताया गया कि ये पूरा बाहर नहीं, ये अंदर की तरफ भी है, यानी जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा जो नजर आ रहा है ये सिर्फ अधूरा हिस्सा है, बाकी हिस्सा नीचे की तरफ है। क्या उसमें भी कुछ काम हुआ? क्योंकि जब ये वजू खाना बनाया गया, अगर ये शिवलिंग है तो यहां इस तरह का वजू खाना पहले नहीं रहा होगा। अगर वजू, ये देखिए, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए दूर से, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पानी भरा हुआ था चारों तरफ, और ये जो पानी भरा था, ये पानी ये देख रहे हैं, यहीं आकर लोग वजू करते थे, और यहीं जो नल लगे हुए हैं, इन्हीं नलों से हाथ पैर मुंह धोते थे इसी जगह पर बैठकर, और उसके बाद जब पानी निकाला गया तब ये सच सामने आया है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है पहले दिन से, अभी भी कह रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से मामला कोर्ट में है। ये देखिए, ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, कहा जा रहा है ये जो हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है, और नीचे का हिस्सा क्या तहखाने के अंदर है, इसके नीचे एक तहखाना है। तहखाने की जांच की बात की जा रही है कि आखिर तहखाने में क्या है, उसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये फव्वारा है तो इसके नीचे बाकायदा पाइप होगा, जो पाइप इससे कनेक्टेड नीचे गया होगा तभी पानी निकलेगा फव्वारे का, और अगर नीचे पाइप है तो पूरा सिस्टम बना होगा, पाइप के जरिए कैसे पानी आ रहा था, ये सारी चीजें जांच का विषय है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां पानी भर जाता होगा तो ये पूरी तरह से डूब जाएगा। अमूमन फव्वारे पानी के अंदर डूबे हुए नहीं होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं फव्वारे। फुल स्क्रीन जरा दूसरी तस्वीर निकालिए, जो नजर आ रही है, जो नजदीक की तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को दिखाइए। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, क्या इसके साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या इसके साथ छेड़छाड़ के जरिए इसे बदलने की कोशिश की गई है? इस तस्वीर से क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देख रहे थे वो तस्वीरें जो एक्सक्लूसिवली सामने आई, वो हमने आपको दिखाई। और आज की एक और बड़ी खबर जिसकी तरफ हम रुख करेंगे, आज की बड़ी खबर है, बात कर रहे हैं हम सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला को 3 हथियारों से मर्डर हुआ। सिद्धू मूसेवाला का, सिद्धू को 1, 2, 3 हथियारों से मारा गया। लेकिन देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिद्धू को हथियारों का शौक था। सिद्धू हथियार, ये देखिए, अलग अलग तरह के हथियार सिद्धू चलाने का शौक था, पिस्टल हो, राइफल हो। तस्वीरें सिद्धू की, उनके गाने जो आप देखेंगे वो भी इसी तरह के हैं। लेकिन सिद्धू का ये हथियारों का शौक बेशक था, लेकिन इसी के जरिए उन पर हमला भी किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सिद्धू की अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं सिद्धू की गाड़ी की तस्वीर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उधर थे। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 17, 18, 19, 20, 21 शॉट उनकी कार पर नजर आ रहे हैं। 23, 22, 23, 24 शॉट। ये जो आप देख रहे हैं, 24 बुलेट के निशान सिद्धू की गाड़ी पर, 24 बुलेट के निशान। सोचिए गोलियां कितनी चली होंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं किन किन हथियारों से सिद्धू की कार पर टारगेट किया गया। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, ये राइफल, ये रशियन राइफल है। जी हां, पुतिन के देश की राइफल है। इस राइफल का नाम है AN-95। इस राइफल से भी सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया, टारगेट किया गया, गोलियां बरसाई गई। अगला हथियार दिखाइए, अगला हथियार दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं पिस्टल, पिस्टल में ये 9mm की बुलेट्स लगी हुई थी। इस पिस्टल से भी सिद्धू मूसेवाला पर फायर किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, रिवॉल्वर, अगली तस्वीर दिखाइए, रिवॉल्वर के जरिए भी, जिसमें .4 की बुलेट लगी हुई थी। इस रिवॉल्वर से भी सिद्धू, इसको फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सरफेस ग्राफिक्स में आप देखिए जरा, 3 हथियारों से कैसे सिद्धू मूसेवाला पर टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया। देखिए जरा, आइए, ये जो आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, किन हथियारों के जरिए
सिद्धू पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये तीनों हथियार आप देख रहे हैं, AN-94, पिस्टल और रिवॉल्वर, ये सारे हथियारों से गोलियां बरसाई गई सिद्धू मूसेवाला पर। पुलिस को हत्या वाली जगह से दरअसल 30 खोखे मिले, बुलेट्स के खाली खोखे मिले, 3 तरह की गोलियों के खोखे मिले। ये खुद डीजीपी ने कहा है। हत्या में इसका मतलब 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक बात साबित होती है, 9mm की गोलियों के खोखे मिले हैं। 9mm की गोलियों के खोखे मतलब हत्या में पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, .4 की गोलियों के खोखे भी मिले। इसका मतलब कि रिवॉल्वर से भी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला पर। साथ ही साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ है। यह राइफल जो आप बीच में देख रहे हैं AN-94 बहुत घातक, बहुत खतरनाक है। गाड़ी के पास से आपको बताऊं, AN-94 के 3 खोखे मिले हैं। अब समझिए ये AN-94 क्या है और कितनी खतरनाक है। AN-94 से एक साथ 2 गोलियां निकलती हैं एक बार में 2 गोलियां एक साथ। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है AN-94। इसके अलावा AK-47 से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है यह हथियार। 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग हो सकती है इसके जरिए। सामने वाले को दोनों गोलियां एक साथ जाकर लगती हैं। 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है, 1 मिनट में 600 राउंड। AN-94 की फायरिंग रेंज आपको बताऊं 700 मीटर है। बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां इसके जरिए दागी जा सकती हैं, 1800। रूस ने AN-94 को AK-47 से रिप्लेस किया गया। आप समझ सकते हैं कितना घातक हथियार है। इसमें 30 से 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। 60 राउंड की कैस्केट मैगजीन का भी इसमें इस्तेमाल होता है AN-94 में। रूस से अभी कम इस्तेमाल हो रहा है, रूस में अभी कम इस्तेमाल हो रहा है इसका, और गेनाडी निकोनोव ने इसकी डिजाइन को तैयार किया है। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद डीजीपी इस बात को कह रहे हैं, सुनिए जरा। मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या निकला है आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं सिद्धू मूसेवाला को जिस वक्त बुलेट लगी। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, कहां कहां बुलेट लगी, इसके लिए बाकायदा उनको पोस्टमार्टम उनका कराया गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, अस्पताल ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम हुआ है सिद्धू मूसेवाला का। पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है कि आखिर इतनी गोलियां चली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, कैसे सिद्धू की मौत हुई, और आखिर किन किन डॉक्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट में जो निकल कर आया है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, रिपोर्ट देखिए जरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया, कई घंटे पोस्टमार्टम चलता रहा। 5 डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया है, और शरीर के आर पार 24 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। अब सोचिए कितने खतरनाक हथियार थे, जो गोली चली है वो शरीर को फाड़कर पार निकल गई। अत्याधुनिक, बहुत ज्यादा अधिक खून निकलने से मौत हुई है बताया गया। और मूसेवाला के शरीर में 4 तरह की गोलियां मिली हैं, यह नोट करने वाली बात है। डीजीपी ने कहा 3 तरह के खोखे मिले, 3 हथियारों से गोलियां चली हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि शरीर में 4 तरह की गोलियां मिली हैं, यानी 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, 3 नहीं। विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। विसरा बाकायदा किडनी, गुर्दे और लीवर, ये सारी चीजों को अलग रख लिया जाता है, आगे की जांच के लिए इसे भेज दिया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन हत्या करने वाले जो कातिल थे उनकी तस्वीरें सामने आई। ये जो आप देख रहे हैं, ये सुराग मिला है, ये एक ढाबे की तस्वीर है। इसमें 3 और 7 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग इस तस्वीर में बैठे हैं। ये जो 7 लोग हैं, ये 7 लोग इस ढाबे में खाना खाने के लिए रुके, और खाना खाने के बाद इन्होंने कैसे हमला किया, एनिमेशन के जरिए फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। कैसे इसके बाद इन्होंने मूसेवाला की गाड़ी को फॉलो किया, एनिमेशन दिखाइए, प्ले कीजिए एनिमेशन, कि ये एम्बियंस के साथ ये आप देख रहे हैं, हमलावर की गाड़ी आगे चल रही थी,
जिसमें बोलेरो गाड़ी थी, पीछे सेडान गाड़ी थी और मूसेवाला बीच में था। हमलावरों ने गाड़ी आगे पीछे दोनों तरफ से लगाकर रोक दी। उसके बाद 7 हमलावर उतरे, 3-3 यानी 3-3-6 ने दोनों साइड से कवर दिया लोगों इनको, और सामने से फ्रंट से आकर एक ने जो गोली चलाई है। जब चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई तो बताइए 30 खोखे तो वहां मिले ग्राउंड पर, इसमें एम्बियंस है, 30 खोखे ग्राउंड पर मिले हैं, जिसमें 30 खोखों में के अलावा न जाने कितनी गोलियां चली है। आप सुन रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। ठीक इसी तरह से हमला हुआ मूसेवाला पर। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने एनिमेशन के जरिए देख लिया, अब आपको लाइव सुनवाने जा रहा हूं वो गोलियां जिनकी गड़गड़ाहट से पूरा मनसा का आसमान गूंज उठा था। एक के बाद एक पुलिस को तो 30 गोलियां मिली, 46 गोलियों की आवाज मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। 46, सुनिए जरा। और आइए अब आपको दिखाता हूं सिद्धू, ये जो गोलियां चली उसके बाद देखिए जरा सिद्धू की गाड़ी की हालत क्या हुई। ये देखिए पूरी तरह से छलनी हो गई, पूरा शीशा जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको बुलेट के निशान, छेद ही छेद नजर आ रहे हैं जो गोलियां लगी हैं जाकर। इससे आप समझिए, देखिए गाड़ी का टायर पंचर है, गाड़ी का टायर पंचर है, अंदर शीशा बिखरा पड़ा मिला है। ये गाड़ी की हालत हो गई इतनी गोलियां चलने के बाद। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। और बताया गया कि पहले गाड़ी का टायर पंचर किया गया, पीछे से फायर किया गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो सिद्धू गाड़ी संभाल नहीं सका, आगे बढ़ा नहीं सका। ये देख रहे हैं गाड़ी का टायर पंचर, लेकिन सिद्धू ने 2 फायर किए। सिद्धू के पास भी बंदूक थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर आप देखिए, अंदर गाड़ी में अंदर पिस्टल मिली है। ये देख रहे हैं आप, ये पिस्टल सिद्धू के हाथ में थी। जब गोलियों की बारिश हो रही थी तब सिद्धू ने पिस्तौल निकालकर 2 फायर किए सिद्धू के साथ। जो शख्स बगल में बैठा था उस चश्मदीद ने बताया है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और घायल है। अगली तस्वीर दिखाइए, कितना फायर हुआ देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं दीवारों पर 1, 2 बुलेट के निशान मैं आपको दिखा रहा हूं, इतना फायर हुआ। ये देखिए 3 बुलेट के निशान, आसपास की दीवारों पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। ये देखिए 4 चारों तरफ, यानी सोचिए क्या मंजर रहा होगा। 7 लोग, गोलियों की बारिश हो रही थी और चारों तरफ दीवारों पर खून के निशान भी हैं, क्योंकि बुलेट जब आर पार हुई फाड़ कर तो जाकर दीवारों में लगी तो दीवारों पर भी खून के छींटे मिले हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन ये सब कुछ एक इंटरनेशनल साजिश थी। देखिए जरा मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इस साजिश को दुनिया देश के बाहर बैठकर रचा गया। ये देखिए जरा, कनाडा में बैठा था गोल्डी बराड ने कनाडा से फोन लगाया। खबर है कि तिहाड़ में बैठा था लॉरेंस बिश्नोई, और तिहाड़ ये लगभग सोचिए 11,500 किलोमीटर दूर कनाडा से तिहाड़, और तिहाड़ से फिर पंजाब के मनसा, यहां सुपारी दी गई। ये देखिए जरा 320 किलोमीटर। और मनसा में कैसे मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये गोल्डी बराड कौन है और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है जिसने इस पूरे हत्या की साजिश को अंजाम दिया है। ये दोनों कौन है और इनका इसमें आखिर मकसद क्या है। ये आप देख रहे हैं गोल्डी बराड के बारे में आपको बताऊं कि गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा का गैंगस्टर है गोल्डी बराड, कनाडा में रहता है। अपराध के कई मामलों में गोल्डी की तलाश की जा रही है। गोल्डी बराड का असली नाम सतेंद्र सिंह है और फरीदपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का भी आरोपी है। गोल्डी बराड के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी है गैंगस्टर गोल्डी बराड, और लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में मौजूद था तिहाड़ जेल में। लॉरेंस बिश्नोई को गोल्डी ने कनाडा से सुपारी भेजी। मूसेवाला को मारने का प्लान तिहाड़ में बना है। तिहाड़ के जेल नंबर 8 में गैंगस्टर रहता है
लॉरेंस बिश्नोई। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे गाड़ी के आगे खड़ा देख रहे हैं आप। तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में फिलहाल ये बंद है। खूंखार गैंगस्टर का 5 राज्यों में खूनी खेल है इसका। उत्तर भारत में बिश्नोई गैंग का आतंक है सबसे ज्यादा। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 गुर्गे हैं। ये 700 गुर्गे ही इसके लिए काम करते हैं। बिश्नोई जेल से ही अपने शूटर्स को आदेश देता है। बिश्नोई के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है उसके शूटर्स। कॉलेज के दिनों में ही गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई थी बिश्नोई की 2018 में। आपको याद होगा, इससे शायद आप याद करें, 2018 में सलमान खान की हत्या की सुपारी भी ये ले चुका है। जी हां, लॉरेंस खुद को बिश्नोई समाज से आता है ये, और बिश्नोई समाज की काले हिरण में बहुत आस्था है। वो पूजा करते हैं काले हिरण की। सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा और बिश्नोई ने सलमान से इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए सुपारी दी गई। बिश्नोई का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। इटली, थाईलैंड, ब्रिटेन सहित कई देशों तक इसका जाल है। गैंगस्टर लॉरेंस को अपने एनकाउंटर का डर अब इसको सता रहा है कि इसका एनकाउंटर ना हो जाए। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर क्यों हुआ। खुद पुलिस का कहना है कि बदला लेने के लिए, एक हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। यह तस्वीर देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है विक्की। फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा, इस तस्वीर को देखिए कि ये जो शख्स मारने जा रहा है ये 8 अगस्त 2021 का सीसीटीवी है। इस तस्वीर को मैं दिखाऊं कि ये शख्स देखिए गाड़ी में बैठता है, इधर से फौरन फायर शुरू होता है इसके ऊपर, और उसके बाद ये भागता है। जब ये भागता है तो इसके हाथ में देखिए खून निकल रहा है हाथ से। ये देखिए हाथ में खून लगा है। इसका नाम है विक्की। ये विक्की जो है कनाडा में बैठा हुआ शख्स जो गोल्डी है, और तिहाड़ में बैठा हुआ शख्स बिश्नोई उसका करीबी था। इस शख्स की जो हत्या हुई, इसकी हत्या में आरोप यह लगा सूत्रों से कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ था। यानी इसकी हत्या में हाथ था सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर का, जो भाग गया ऑस्ट्रेलिया, और सिद्धू से बदला लिया गोल्डी और बिश्नोई ने इस मर्डर का। ये थी बड़ी वजह। खुद डीजीपी को सुनिए, वो भी यही बात कह रहे हैं। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। तो एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो मूसेवाला मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जांच टीम जुटी हुई है। मूसेवाला की हत्या के 24 घंटे के अंदर आपको बताऊं, पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने बरामद कार से सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए। वहीं पंजाब पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए हमले में इस्तेमाल कार को बरामद किया है। इसके साथ ही गाड़ी से सैंपल कलेक्ट किए हैं और सुराग जुटाए। हत्या में इस्तेमाल बोलेरो को भी पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी गाड़ी की जांच की और सबूत जुटाए हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी पर फेक नंबर प्लेट बाकायदा लगाए गए थे। ये नंबर प्लेट आपको बताऊं दूसरी गाड़ी के थे जो नंबर प्लेट इसमें लगाए गए। जानबूझकर हमलावरों ने नंबर प्लेट नकली लगाई ताकि पुलिस की आंख में धूल झोंकी जा सके। लेकिन मूसेवाला केस में गिरफ्तारी हुई। आपको बताऊं अब तक पुलिस ने जो एक्शन लिया है, 14 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अब तक पकड़ा है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाऊंगा 14 अरेस्ट हुए हैं। पंजाब के मनसा से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सभी आरोपी बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। पटियाला से 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। देहरादून से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। वहीं मोगा से आपको बताऊं पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। इसकी जांच जारी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कल हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। यह पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। इसके बाद से ही पंजाब पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमें बनाई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आई
कि जिस गाड़ी से ये हत्यारे फरार हुए, ऑल्टो कार बरामद हो गई। ये वही ऑल्टो कार है जिसमें हमला करने के बाद फरार हुए थे। हमले के बाद ऑल्टो कार से भागने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा नंबर की संदिग्ध कार को लावारिस हालत में मोगा से बरामद किया गया। पुलिस अब सभी आरोपियों के बयान दर्ज करने के साथ तार जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। हमारी सहयोगी सलोनी ग्राउंड पर थी, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से का मुआयना किया और साथ ही साथ जो बोलेरो गाड़ी, जिस गाड़ी के जरिए हत्या को अंजाम दिया गया, वो गाड़ी का भी मुआयना किया। दोनों को देखिए जरा। बोलेरो कार का इस्तेमाल करके हमलावरों ने इस गाड़ी को, थार गाड़ी में जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे, उन्हें पूरी तरह से गोलियों से छलनी कर दिया। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, पूरी विंड स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो गोलियों से छलनी है और सिर्फ विंड स्क्रीन ही नहीं, बोनट का एरिया भी पूरी तरह से छलनी है। ज्यादातर निशाना ड्राइविंग सीट पर बनाया गया, यानी कि जो साफ तौर पर टिप मिली थी, जो जानकारी मिली थी, वो ये थी कि ड्राइविंग सीट पर सिद्धू मूसेवाला ही है और तब तक गोलियां बरसाई गई हैं। बताया जा रहा है जो वीडियो सामने 48 राउंड करीब फायर की गया। साफ तौर पर मंशा ये थी कि कातिलों को साफ तौर पर पता था कि सिद्धू मूसेवाला वहीं पर हैं और उनको मौत के घाट उतारना है। इसी मंशा के साथ इसी गाड़ी में फायरिंग की गई। फोरेंसिक जांच इस गाड़ी की हुई है। ये वो गाड़ी जिसमें हमलावर सवार थे। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर ये गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर दूसरी गाड़ी लूटकर, ऑल्टो कार लूटकर, बताया जा रहा है फरार हो गए। इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे हमलावर। क्या उनकी संख्या, कितने शूटर्स थे, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लगातार पंजाब पुलिस खंगाल रही है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि चारों तरफ बॉलीवुड में शोक की लहर है। इधर ग्राफिक्स वॉल पर दिखाइए, अजय देवगन, सिद्धू की हत्या के बाद अजय देवगन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वो मैंने आपको दिखाया। अनिल कपूर ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, बहुत ही दुखद खबर, प्रतिभाशाली युवा के जीवन का दुखद अंत हुआ है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, सुरक्षा हटाई, अगले दिन सिद्धू की हत्या हो गई। युवा प्रतिभाशाली युवक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंगना रनौत के बाद जरीन खान ने ट्वीट किया, मूसेवाला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। खुद कपिल शर्मा ने ट्वीट किया, सिद्धू मूसेवाला के बारे में सुनकर हैरान हूं। मीका सिंह ने ट्वीट किया, मैं कहता हूं कि मुझे पंजाबी होने पर गर्व है, लेकिन आज शर्म आती है। मीका सिंह ने आगे लिखा, युवा प्रतिभाशाली 28 साल के युवक को पंजाब ने मार डाला। गुरदास मान लिखते हैं, सिद्धू नाम का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। दिलजीत दोसांझ ने लिखा है, यह दिल तोड़ने वाली खबर है। सिद्धू मूसेवाला बहुत ही टैलेंटेड थे और उनकी मेहनत खुद बोलती थी। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, वाहेगुरु से प्रार्थना है सिद्धू मूसेवाला को अपने चरणों में जगह दें। साथ ही साथ शिखर धवन ने, क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, मूसेवाला की हत्या के बारे में सुनकर वो निशब्द रह गए हैं। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज को आप देख रहे थे, लेकिन एक तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर हजारों और लाखों समर्थक जुटे हुए थे। वो तस्वीरें देखिए जरा, एम्बियंस के साथ ये देखें, उनके फैंस उनके घर के बाहर, जो बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए उनके घर पहुंच रहे हैं। ये देखिए जरा, बड़ा मजमा, बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। ये उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। ये देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, उनके माता पिता परेशान है इस वक्त। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धू के माता पिता ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। उनके माता पिता ने जो चिट्ठी लिखी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पिता ने बाकायदा भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए। पिता का हाल इस वक्त, परिवार का हाल बहुत खराब है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार की नाकामियों के कारण, उन्होंने लिखा, मेरा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसकी मां पूछती है कि मेरा बेटा आखिर कहां है और वो कब घर वापस आएगा। उसकी मां का कहना है, मैं उसको क्या जवाब दूं। यह चिट्ठी लिखी है सिद्धू के पिता ने भगवंत मान को। मैं आशा करता हूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरी आपसे विनती है कि इस केस की इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और इसके बाद पंजाब सरकार इस केस में सीबीआई और एनआईए का भी साथ ले। उन अफसरों की जवाबदेही तय की जाए जो अफसर वहां मौजूद थे, जिन्होंने मेरे बेटे की सिक्योरिटी की समीक्षा की और सिक्योरिटी वापस ली। मेरे बेटे ने पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन किया है, लेकिन डीजीपी पंजाब की तरफ से मेरे बेटे की मौत को गैंग वॉर के साथ जोड़कर पेश किया गया है। मेरी विनती है कि वो जनता से इसके लिए माफी मांगे, यानी डीजीपी माफी मांगे। मैं इंसाफ की उम्मीद करता हूं। ये मूसेवाला के पिता ने लिखा। आप जरा सुनिए, मूसेवाला के जो समर्थक हैं
जो वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। पहला मीडिया दिखा रहा था जी, और भी 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई थी। सबसे पहला सिद्धू मूसेवाले का नाम आ रहा था। ये स्पष्ट था कि गैंगस्टरों को बताया जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस हो चुकी है, कुछ मर्जी कर लो। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत दुख हुआ। कुरुक्षेत्र से रात ही चल दिया था मैं, तो आया बस आया मैं, तो बहुत दुख की खबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, जांच होनी चाहिए इसकी। और आप सवाल करते हैं उसको ना कि आपके कारण 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਬਸ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SIT ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂकि ਬਣਾ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, राकेश टिकैत के मुंह पर कालिक फेंक दी गई है। जो आप देख रहे हैं ये राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत के साथ क्या हुआ, जरा पहली तस्वीर दिखाइए एम्बियंस के साथ। ये देखिए राकेश टिकैत खड़े हुए थे और एक शख्स आया और उसने मुंह पर कालिक फेंक दी। ये एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं राकेश टिकैत खड़े, उसके बाद उनका मुंह पोंछा गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए, हुआ क्या राकेश टिकैत के साथ। ये देखिए जरा, राकेश टिकैत मंच पर मौजूद थे, शख्स आया और उसने मुंह पर कालिक फेंक दी। ये राकेश टिकैत की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राकेश टिकैत को बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से उसके ऊपर, राकेश टिकैत के ऊपर ये कालिक फेंकी गई है। अगली तस्वीर लाइए जरा, वॉल पर दूसरी तस्वीर दीजिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए राकेश टिकैत के ऊपर उसके बाद कुर्सियां चल गई। ये देखिए कुर्सियां फेंक फेंक के मारी गई। राकेश टिकैत मौजूद थे। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को भी लीजिए। देखिए कुर्सियां चली राकेश टिकैत के ऊपर, वहां जो लोग मौजूद थे उस दौरान। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ राकेश टिकैत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। एम्बियंस बढ़ाइए इसका, आप जो देख रहे हैं देखिए। अब एक और तस्वीर बैक टू बैक चलाइए जिसमें राकेश टिकैत के मुंह पर माइक फेंक कर मारा गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये राकेश टिकैत सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत बैठे, एक शख्स आया है और उसने राकेश टिकैत के मुंह पर माइक फेंक कर मारा। ये देखिए माइक उठाया है तार के साथ और टिकैत के मुंह पर दे मारा है ये माइक। आइए अब आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत के साथ आखिर हुआ क्या, क्या हुआ, वो कहां मौजूद थे, किसने उनके ऊपर ये स्याही फेंकी और माइक फेंका है। देखिए जरा, राकेश टिकैत बेंगलुरु में प्रेस क्लब में उन पर हमला हुआ, यानी बेंगलुरु में थे कर्नाटक में। टिकैत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपको बताऊं, और एक शख्स ने उन पर अचानक हमला बोल दिया, टिकैत पर माइक फेंक कर मारा। दूसरे शख्स ने काली स्याही टिकैत के ऊपर फेंकी। चंद्रशेखर समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। स्थानीय किसान नेता है चंद्रशेखर का कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। स्थानीय मीडिया ने चंद्रशेखर का स्टिंग किया। बस स्ट्राइक के बदले वो पैसा मांग रहे थे। स्टिंग में राकेश टिकैत का भी उसने जिक्र किया था और इसी मामले पर राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। कहा चंद्रशेखर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसानों की भी टिकैत भाइयों से नाराजगी इससे पहले सामने आई। संगठन से बर्खास्त किए जा चुके टिकैत, इस धड़े बढ़ चुके। राकेश टिकैत के भाई नरेश भी पदमुक्त किए जा चुके हैं। राकेश टिकैत पर राजनीति करने के आरोप लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ हो गई है। बीकेयू अराजनैतिक नाम से नया संगठन बन गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, आप जरा राकेश टिकैत को सुनिए, उन पर हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या कह रहे हैं। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? ये तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये चलता है। लोग बताएंगे, हम जानते। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोगों में बैठे ये तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये चलता है। तो आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई। अरविंद केजरीवाल के मंत्री गिरफ्तार हो गए। सत्येंद्र जैन, आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी हो गई। हवाला के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। हवाला लेन देन में सत्येंद्र जैन
तक तार मिले हैं। कोलकाता की कंपनी से हवाला कनेक्शन उनका सामने आया। 2015 से 16 के दौरान सत्येंद्र जैन को पैसा मिला। शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों के जरिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए मिले। इस पैसे का इस्तेमाल लोन अदा करने में किया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमीन खरीदी गई, जमीन की कुर्की की जा चुकी है। 2018 में सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को मिले पैसों का ब्यौरा नहीं दे पाए थे सत्येंद्र जैन। सीबीआई ने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया था ईडी को और उसके बाद ईडी ने आज उन्हें अरेस्ट कर लिया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों। एक पक्ष कह रहा है भाई औरंगजेब आक्रांता थे, औरंगजेब हिंदुस्तानी नेता। दूसरा कह रहा है यहां पे शादाब चौहान बैठे, कौन औरंगजेब से अच्छा तो कोई आदमी नहीं। औरंगजेब के प्रेम में ऐसे बहे जा रहे हैं शादाब चौहान कि साध्वी